नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों, एनटीपीसी का डेट दे दिया है। एनटीपीसी का डेट दिया है 28 दिसंबर से, यानी कि आपका एग्जाम 28 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसा तो नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स का एग्जाम 28 दिसंबर को भी होगा। बहुत लोगों का एग्जाम 28 दिसंबर के बाद भी होगा, यानी कि आपका एग्जाम मार्च तक चलेगा। 28 दिसंबर से मार्च तक चलेगा। तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग अपना तैयारी बरकरार रखिए, तैयारी को जारी रखिए, तैयारी करते रहिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों, एग्ज़ाम का डेट दिया है, इसी के चलते मैं अब थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो और डेली कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो अपलोड कर दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच ये जो मानव नेत्र है, मानव नेत्र के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। यानी कि मानव नेत्र से क्वेश्चंस कहां कहां आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मानव नेत्र में दृष्टि दोष कैसा कैसा होता है, शायद आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि मानव नेत्र है क्या, तो मानव नेत्र जो है, यानी कि मानव का जो आंख है, वह आंख शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। आंख जो है सो शरीर का क्या है, महत्वपूर्ण अंग है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। मानव आंख क्या है, तो मानव आंख जो है सो एक शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को पाते हैं। यानी जिस अंग की सहायता से हम वस्तु को देखते हैं वह आंख कहलाता है। आंख एक कैमरे के भांति कार्य करता है। आंख जो है सो एक जो है कैमरा जिस प्रकार से काम करता है, उसी प्रकार से मानव का आंख भी काम करता है। आंख बाहर से एक कठोर व पारदर्शी श्वेत झिल्ली से ढकी रहती है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। आंख में आपको दिखता होगा कि बाहर से एक जैसे आपका आंख खोलते हैं बंद करते हैं तो आंख जो दिखता है जो सामने से, वहां पर एक श्वेत जो है, श्वेत यानी उजला उजला कलर दिखता है आपके आंख में। तो उस उजले कलर वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, दृढ़ पटल यानी स्क्लेरोटिक कहते हैं। ठीक है, दृढ़ पटल कहते हैं। यानी कि ये पार्ट जो है, ये उजला सा जो आंख के ऊपर से रहता है, इसको क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। और आगे क्या कह रहा है कि दृढ़ पटल के वाला भाग कुछ उभरा हुआ रहता है। दृढ़ पटल का जो सामने वाला भाग है, ये यानी कि ये चारों जो आंख का ये पूरा चारों तरफ से जो घिरा हुआ पार्ट है, इसको बोलते हैं दृढ़ पटल। ठीक है, और दृढ़ पटल का सामने से ये सामने का भाग है, यानी यहाँ से हम लोग बाहर देखते हैं किसी वस्तु को, तो ये सामने का भाग थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है। ठीक है, ये जो उभरा हुआ दिखाई दिया है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, कॉर्निया। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। और नेत्रदान में इसी का दान किया जाता है। आपके एग्जाम में बार बार आते हैं कि मानव नेत्र का जो नेत्रदान होता है, उसमें कौन से अंग का दान किया जाता है, तो नेत्रदान में हम लोग कॉर्निया का दान करते हैं। नेत्रदान में बस ये कॉर्निया का ही दान किया जाता है। ये आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं कि मानव नेत्र में हम लोग जो दान करते हैं वह किसका दान किया जाता है, तो कॉर्निया का दान किया जाता है। आंख में प्रकाश कॉर्निया से होकर ही प्रवेश करती है। आंख में किसी वस्तु को देखते हैं तो उससे जो प्रकाश निकलता है और आंख में प्रवेश करता है, तो वह कॉर्निया से होते हुए ही प्रकाश आंख में प्रवेश करता है। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। कॉर्निया के पीछे, यानी इस कॉर्निया जो था ये, इसके पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे परितारिका यानी आइरिस कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। ये जो झिल्ली है ये अपारदर्शी और रंगीन झिल्ली है, दोनों को क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। ठीक है, आइरिस के बीच में एक छेद होता है। आइरिस के दोनों आइरिस जो है, इसके बीच में क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक ये छेद है, जिससे आंख की पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। ये जो दोनों आइरिस के बीच में जो छेद है, उस छेद को क्या कहते हैं, आंख की पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। ठीक है, और इसी पुतली के थ्रू जो है प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। और आइरिस जो वो आइरिस का काम क्या होता है, आइरिस का काम जो होता है वो आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है।
ठीक है। आइरिस का काम क्या होता है, वह जो प्रकाश जो आंख में प्रवेश करता है, तो अगर वह ज्यादा मात्रा में प्रकाश है तो आइरिस जो है सो फैल जाता है और छिद्र को छोटा कर देता है, यानी पुतली को छोटा कर देता है, और जिससे कि प्रकाश कम मात्रा में प्रवेश करे आंख में और आंख को हानि न हो। और अगर रात में हम लोग देखते हैं अंधेरे में, तो अंधेरे में प्रकाश कम होता है, तो अंधेरे में भी कोई वस्तु दिखाई दे हमको, उसके लिए क्या है कि आइरिस अपने आप को सिकुड़ा लेता है, जिससे क्या होता है कि ये जो पुतली का आकार जो है, यानी छिद्र का आकार बड़ा हो जाता है, जिससे प्रकाश ज्यादा प्रवेश करता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि मानव नेत्र में आइरिस का काम क्या है। तो आइरिस का काम जो होता है वो मानव नेत्र में आंख में जो प्रवेश करने वाली प्रकाश है उसको नियंत्रित करता है। कौन? आइरिस। अधिक प्रकाश में यह स्वतः सिकुड़ कर छोटा हो जाता है। आइरिस जो है सो ज्यादा प्रकाश अगर आंख में पड़ता है तो पुतली को वह सिकुड़ा करके छोटा कर देता है, और जो अंधेरे में प्रवेश करते हैं तो वह स्वतः फैल जाता है। ठीक है, तो अगर फैल जाता है ये छिद्र तो इससे प्रकाश ज्यादा प्रवेश करेगा अंधेरा में, और जब चमकीले प्रकाश हो जाते हैं तो सिकुड़ जाता है, जिससे कि कम प्रकाश अंदर प्रवेश कर पाता है। इस लेंस के अब आगे क्या है कि पुतली के पीछे, यानी ये जो पुतली था यहाँ पर, ये इसके पीछे ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? नेत्र लेंस। इसको क्या बोलते हैं? नेत्र लेंस बोलते हैं। तो पुतली के पीछे नेत्र लेंस होता है। इस लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी तथा अगले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। नेत्र लेंस का आकार कैसा होता है? नेत्र लेंस का जो आकार होता है वो होता है, इसमें क्या है कि इस लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी, यानी ऐसा होता है, और आगे का भाग कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा नेत्र लेंस बना होता है। मानव आंख में नेत्र लेंस जो होता है ऐसा होता है, जिसमें पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी और बड़े आगे वाले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। यह कई परतों का बना होता है, जिसके अपवर्तनांक बाहर से अंदर की ओर बढ़ते हैं। ये जो बहुत सारे सतहों का बना होता है, जिसमें बाहर वाले का अपवर्तनांक कम होता है, अंदर वाले का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, और इसका जो एवरेज अपवर्तनांक निकालते हैं तो वह 1.44 होता है। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मानव नेत्र का जो नेत्र लेंस है उसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1.44। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि लेंस अपने स्थान पर मांसपेशियों के बीच टिका रहता है। लेंस जो है सो अपने स्थान पर मांसपेशियों के बीच टिका रहता है तथा उनमें अपनी फोकस दूरी को बदलने की क्षमता होती है। नेत्र लेंस जो होता है उस लेंस में ऐसी क्षमता होती है जिससे वह अपना फोकस दूरी खुद बदल सके। ठीक है, और यह जो मांसपेशियों के बीच जो बंधा रहता है लेंस, तो इधर से मांसपेशी इधर से मांसपेशी, दोनों तरफ से मांसपेशी लेंस को जकड़ के रखता है, तो इस मांसपेशी को बोलते हैं सिलियरी मांसपेशी। क्या बोलते हैं? सिलियरी मांसपेशी, जिसको कि पक्षमाभिकी मांसपेशी भी कहते हैं। ठीक है, कॉर्निया और आंख के लेंस के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव होता है। ये जो कॉर्निया था और ये लेंस था, ठीक है, ये कॉर्निया यहाँ था और लेंस ये है, दोनों के बीच का जो पार्ट होता है उसमें एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है। ठीक है, एक नमकीन पारदर्शी द्रव इस एरिया में भरा रहता है। इस द्रव को बोलते हैं नेत्रोद या जलीय द्रव, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है, इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.336 होता है इस द्रव का अपवर्तनांक। आंख के लेंस के पीछे, अब हम इस लेंस के पीछे वाले पार्ट में आएंगे, तो आंख के लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव होता है। एक लेंस के आगे द्रव होता है, एक लेंस के पीछे द्रव होता है। आगे वाले द्रव को एक्वस ह्यूमर यानी जलीय द्रव बोलते हैं, और पीछे वाले द्रव को यानी इस पार्ट में जो द्रव होता है उसको बोलते हैं कचाभ द्रव यानी विट्रस ह्यूमर। आगे वाले को एक्वस ह्यूमर, पीछे वाले को विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। इसका अपवर्तनांक भी 1.336 होता है। ठीक है, दोनों का आगे वाला द्रव हो चाहे पीछे वाला द्रव हो, दोनों का अपवर्तनांक जो है बराबर होता है, यानी 1.336 होता है। आगे वाले पार्ट को एक्वस ह्यूमर, ए से आगे यानी एक्वस ह्यूमर, ये भी ए से है, और पीछे का तो याद ही रहेगा विट्रस ह्यूमर। अब इंग्लिश में कचाभ द्रव और जलीय द्रव।
अब क्या कह रहा है, दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल यानी कोरोइड कहते हैं। ठीक है, दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। यह प्रकाश को शोषित करके प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकती है। ठीक है, यानी कि ये जो दृढ़ पटल है, ये जो दृढ़ पटल है, इसके नीचे यानी ये जो पार्ट है, ये काले रंग की एक झिल्ली होती है जो इधर भी होती है। ठीक, अंदर जो प्रकाश प्रवेश करता है उसको अवशोषित करके पूर्ण आंतरिक परावर्तन को वह रोकता है। यानी प्रकाश इस पर पड़ेगा तो इसे यह अवशोषित कर लेगा, उसको परावर्तित नहीं होने देता है। तो इसी को बोलते हैं कोराइड यानी रक्तक पटल। इस झिल्ली के नीचे आंख के सबसे भीतरी एवं पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे दृष्टि पटल कहते हैं। अब ये जो इस पटल के नीचे क्या होता है कि एक यहाँ से यहाँ तक झिल्ली होती है जो कि पारदर्शी होती है। इस झिल्ली को हम लोग कहते हैं दृष्टि पटल यानी रेटिना कहते हैं। ठीक है, रेटिना कहते हैं। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेटिना। तो रेटिना पर ही जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। और आपके एग्जाम में रेटिना से एक और क्वेश्चन आते हैं कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है। और अगर कैमरा का कौन सा भाग से रेटिना का तुलना कर सकते हैं, तो कैमरा का जो फिल्म है यानी कैमरा का जो फिल्म होता है उसका हम लोग कंपैरिजन रेटिना से कर, जो काम रेटिना का होता है वही काम कैमरा में उसके फिल्म का होता है। कैमरा में उसके फिल्म पर उसका प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, और रेटिना आंख में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। यह दृष्टि सिराओं या तंत्रिकाओं ऑप्टिक नर्व की एक फिल्म होती है। ठीक है, ये सिराएं वस्तुओं के प्रतिबिंबों के रूप, रंग और आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ठीक है, ये जो दृष्टि पेशियां, ये तंत्रिका जो है, इस पर कैसा प्रतिबिंब बना है, कैसा रंग है उस प्रतिबिंब का, और कैसा आकार है प्रतिबिंब का, कैसा रूप है प्रतिबिंब का, उसका जो ज्ञान है वो हमारे मस्तिष्क तक यह जो तंत्रिका पेशियां है वैसा हमारे मस्तिष्क उसको पहुंचाती है। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें कॉर्निया तथा नेत्रोद से गुजरने के बाद लेंस पर आपतित होती है। ठीक है, अब ये कॉर्निया और नेत्रोद से गुजरने यानी पुतली से गुजरने के बाद और लेंस से गुजरने के बाद वह लेंस से अपवर्तित होती है, यानी लेंस से गुजरने के बाद वह रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनाती है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनता है। ये उल्टा और वास्तविक का क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अब वीडियो में बने रहिएगा। प्रतिबिंब बनने संदेश दृष्टि तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। प्रतिबिंब कैसा बना है वह मस्तिष्क तक कैसे पहुंचता है, तो वह दृष्टि तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है और वहां उसे वस्तु की शक्ल के रूप में समझा जाता है, और हमारा मस्तिष्क जो है वो समझ जाता है कि वस्तु कैसा है, वस्तु क्या है। समझने की यह क्रिया वस्तु की उस छाया को उलट देती है जो रेटिना पर उल्टे रूप में पड़ती है। रेटिना पर तो प्रतिबिंब बनता है उल्टा, लेकिन जो हमारा प्रोसेस है माइंड का वो क्या करता है, उसको सीधा करके देख लेता है। और इस तरह हमें वस्तु उल्टी नहीं बल्कि सीधी दिखाई देती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि रेटिना पर बने उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करने का काम मस्तिष्क दृष्टि तंत्रिका के माध्यम से करता है। मस्तिष्क क्या करता है, जो हमारा प्रतिबिंब जो बना है रेटिना पर उल्टा, उसको वह सीधा कर लेता है। जिस स्थान पर दृष्टि सिरा रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती है उस स्थान पर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस स्थान को अंध बिंदु कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ब्लाइंड पॉइंट कहते हैं। रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है। रेटिना के बीचों बीच क्या होता है, एक पीला भाग होता है जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। इस बिंदु को हम लोग पीत बिंदु यानी येलो स्पॉट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जहां से ये हमारा मस्तिष्क में संदेश जाता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं, क्योंकि वहां पर कोई प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता है। और रेटिना का एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पीत बिंदु यानी येलो स्पॉट कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं जो आंख का जो पूरा प्रोसेस है, आंख का जितना पार्ट है, सारा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या इस टॉपिक में हमको पढ़ना है।
अब हम लोग देखेंगे कि आंख की समंजन क्षमता क्या होती है, यानी पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। यानी कहने का मतलब है कि आंख से हम किसी वस्तु को देखते हैं तो ये जो हमारा लेंस है, लेंस में तो ये क्षमता होती है, लेंस में क्या क्षमता होती है, लेंस में क्षमता होती है कि वो अपनी फोकस दूरी को बढ़ा या घटा सकता है। मैंने अभी आपको जस्ट पहले बताया था कि लेंस में एक क्षमता होती है जिससे वह अपने फोकस दूरी को बढ़ा या घटा सकता है। तो अगर हम बहुत दूर की वस्तु को देख रहे हैं अपने आंख से तो उसका प्रतिबिंब आसानी से रेटिना पर स्पष्ट बन जाता है। लेकिन अगर हम कोई वस्तु को नजदीक वाली वस्तु को देख रहे हैं तो क्या होता है कि इसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा। अगर इस लेंस की फोकस दूरी को हम लोग चेंज नहीं करें तो ये रेटिना पर प्रतिबिंब न बन के यह प्रतिबिंब पीछे बनेगा और रेटिना पर हमको स्पष्ट रूप से इसका प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। और अगर हम और नजदीक करते जाएं वस्तु को, और नजदीक करते जाएं तो वह प्रतिबिंब और दूर बनते जाएगा। तो नजदीक की वस्तु को देखने के लिए अपना आंख जो है वो क्या करता है कि लेंस का जो फोकस दूरी है उसको कम कर लेता है। लेंस की फोकस यानी लेंस जो है सो वो मोटा हो जाता है, ठीक है, जिससे इसका फोकस दूरी कम हो जाता है। तो लेंस को किसी नजदीक की वस्तु को देखने के लिए जो अपने फोकस दूरी को एडजस्ट करने की क्षमता होती है उसी को बोलते हैं लेंस की समंजन क्षमता। ठीक है, आंख की समंजन क्षमता उसी को बोलते हैं जिसमें किसी नजदीक की वस्तु को भी वह देखने के लिए जो फोकस दूरी है लेंस का उसको कम या ज्यादा करने की क्षमता होती है तो उसी को बोलते हैं आंख की समंजन क्षमता। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि आंख कितनी नजदीक वस्तु को देख सकता है, उसका भी तो एक लिमिट होगा ना। ऐसा थोड़ा है कि आंख में छटा दे वस्तु को उसको देख लेगा, नहीं, उसका भी एक लिमिट होता है। कितना नजदीक तक वस्तु को आंख समंजित करके देख सकता है उसका भी एक लिमिट होता है जो होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर, यानी सबसे स्पष्ट वस्तु को देखने के लिए हमारे आंख से कम 25 सेंटीमीटर दूर वस्तु होना चाहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी कि हमको स्पष्ट देखने के लिए जो आंख से किसी वस्तु का न्यूनतम दूरी जो होना चाहिए वह 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो कि मैंने आपको भी बताया तो ये समझ में आ गया होगा कि समंजन क्षमता क्या होती है। तो समंजन क्षमता आंख की वैसी क्षमता जिससे आंख जो है सो नेत्र लेंस का फोकस दूरी को एडजस्ट करके नजदीक से नजदीक रखी वस्तु को देख पाता है। तो इसी क्षमता को बोलते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। और इसका भी एक लिमिट होता है, कितना नजदीक की वस्तु को हम लोग देख सकते हैं, तो वह होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए वही कह रहा है आगे कि ज्यों-ज्यों हम अधिक पास वस्तुओं को देखते हैं त्यों-त्यों समंजन क्षमता अधिक लगानी पड़ती है। ठीक है, परंतु समंजन क्षमता लगाने की भी एक सीमा होती है। यदि वस्तु को आंख के बहुत निकट लाया जाए तो स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। हम कितना भी समंजन क्षमता लगा दे, कितना भी हम लेंस को मोटा कर दे और फोकस दूरी कम कर दे, वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। वह निकटतम बिंदु जिसे आंख अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है आंख का निकट बिंदु यानी नियर पॉइंट कहलाता है। आंख से निकट बिंदु की दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, सामान्य नेत्र के लिए यानी नॉर्मल आई के लिए, हम लोग को आंख के लिए जिसमें कि कोई बीमारी नहीं है, कोई दृष्टि दोष नहीं है, यानी कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। हम 25 सेंटीमीटर तक के वस्तु को देख सकते हैं। अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर भी हम लोग 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर अगर कोई 20 सेंटीमीटर वस्तु रखी हुई है तो उसको हम लोग स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। इसके विपरीत वह दूरतम बिंदु जिसे आंख बिना समंजन क्षमता लगाए देख सकता है नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। ठीक है, सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु अनंत होता है, वह बहुत दूर तक देख सकता है। तो आपको इस क्षमता से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं।
एक तो आता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत, ठीक है। और 25 सेंटीमीटर में ये आप याद रखिएगा, कहीं कहीं पर आपको 25 डेसीमीटर या 25 मीटर ये सब भी दे सकता है, ठीक है, या आपको ऑप्शन में 0.25 मीटर भी दे सकता है। तो 25 सेंटीमीटर 0.25 मीटर के बराबर होता है, इसलिए आपका आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो आंख में रेटिना में दो प्रकार का कोशिका होता है। जैसे एक कोशिका होता है शंकु टाइप का, जिसका आकार जो होता है शंकु के जैसा होता है, और एक होता है छर यानी रॉड के जैसा होता है। शंकु जो होता है वो हम लोग जो प्रकाश हमारे आंख में रेटिना पर पड़ रहा है उसका रंग कैसा है उसकी पहचान शंकु कोशिका करती है, और उस रंग की तीव्रता कितनी है यानी कितना तीव्र प्रकाश हमारे आंख में एंटर किया है उसकी पहचान रॉड वाली कोशिका जो होती है वो करती है, ठीक है। अब शंकु कोशिका जो है वो भी 3 प्रकार का होता है। शंकु कोशिका भी 3 प्रकार का होता है। एक वैसा शंकु कोशिका होती है जो छोटे तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को पहचानता है। दूसरी शंकु कोशिका होती है वो मध्यम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को पहचानती है, और तीसरी जो होती है जो बड़ी तरंग दैर्ध्य, जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा है जिस प्रकाश का, उस प्रकाश को पहचानती है, बड़ी तरंग दैर्ध्य प्रकाश को पहचानने वाली कोशिका, ठीक है, शंकु कोशिका। तो सबसे छोटे तरंग दैर्ध्य जो होता है वो नीला कलर का होता है, मध्यम जो होता है वो हरे रंग का होता है, और सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होता है वो लाल रंग का होता है। तो आपको ये जो यहाँ पर दिया हुआ जितना जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसको पढ़ने के बाद आपको बस इतनी जानकारी मिलेगी कि रेटिना में 2 प्रकार की कोशिका होती है। एक होती है शंकु कोशिका, एक होता है छर कोशिका, ठीक है। शंकु कोशिका प्रकाश के रंग को पहचान लेता है यानी किस रंग का प्रकाश है, और छर कोशिका प्रकाश की तीव्रता को पहचानता है, ठीक है। शंकु कोशिका 3 प्रकार की होती है। एक होता है छोटे तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश को पहचानने के लिए यानी नीले प्रकाश को पहचानने के लिए, एक होता है हरे रंग के प्रकाश को पहचानने के लिए, और एक होता है लाल रंग के यानी बड़े तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश को पहचानने के लिए, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आज का लास्ट टॉपिक देखेंगे, दृष्टि दोष यानी डिफेक्ट्स ऑफ विजन। इसमें क्या होता है दोस्तों कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए जिसके आंख में रोग नहीं है उस व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वह होती है 25 सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी जो होती है सामान्य व्यक्ति के लिए वह होती है 25 सेंटीमीटर। वह 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत पर स्थित वस्तु को अपनी रेटिना पर फोकस कर सकता है। यानी जो कोई वस्तु अनंत पर रखा हुआ है या 25 सेंटीमीटर तक रखा हुआ है तो उस वस्तु को आंख में एक ऐसी क्षमता होती है जो कि लेंस के फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की जो आंख की ऑटोमेटिक क्षमता होती है जिसको कि हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं, उस क्षमता के कारण क्या होता है कि या तो अनंत पर वस्तु हो चाहे 25 सेंटीमीटर वस्तु हो, सबका प्रतिबिंब हम लोग रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनाते हैं जिससे हमको वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही उम्र बढ़ता जाता है तो क्या होता है कि यह समंजन क्षमता जो होती है वह कम हो समाप्त हो जाती है। इस कारण क्या होता है कि लेंस में जो गड़बड़ी उत्पन्न होती है इससे कई प्रकार के दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं। लेंस में गड़बड़ी के कारण कई प्रकार के दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं जो कि उम्र बढ़ने के साथ साथ समंजन क्षमता में कमी के कारण उत्पन्न होते हैं। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं और उसका उपचार हम लोग कैसे करेंगे। निकट दृष्टि दोष का नाम निकट दृष्टि दोष क्यों पड़ा, दूर दृष्टि दोष का नाम दूर दृष्टि दोष क्यों पड़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष के प्रकार। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों दृष्टि दोष जो होता है वो 6 प्रकार का होता है। दृष्टि दोष होता है 6 प्रकार का होता है। एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, उसके बाद जरा दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता जिसको बोलते हैं, वर्णांधता भी होता है और दृष्टि निर्बंध होता है। ठीक है, तो हम लोग सभी दृष्टि दोष को बारी बारी से पढ़ेंगे और उसके उपचार कैसे होता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर है निकट दृष्टि दोष।
यानी मायोपिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। निकट दृष्टि दोष को शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं, ठीक है, और जिसको कि मायोपिया भी बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष को। आप लोग इस इंग्लिश वर्ड को भी याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपको निकट दृष्टि दोष न दे करके आपको मायोपिया भी लिख करके दे सकता है। तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख लेता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु को देख लेता है लेकिन दूर की नहीं देख पाता। अगर कोई प्रकाश कोई दूर से, उसके आंख पर कोई प्रकाश दूर से आ रहा है तो क्या होता है कि उसका जो प्रतिबिंब जो बन जाता है, उसका प्रतिबिंब वह नेत्र लेंस के नजदीक बन जाता है, रेटिना पर नहीं बन पाता है, नेत्र लेंस के नजदीक बन जाता है, तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाते हैं। अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा तभी ना उस वस्तु को हम लोग देख पाएंगे। अब रेटिना पर बनबे नहीं करेगा, बन जाएगा इधर जो कि लेंस के नजदीक में ही बन जाएगा, तो उसका प्रतिबिंब हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो लेंस के निकट बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें ऐसा लेंस का उपयोग करते हैं, इसमें हम लोग ऐसा लेंस का उपयोग करते हैं जिस लेंस से अगर यह दूर से कोई अनंत से कोई वस्तु प्रकाश आ रहा है तो ऐसा लेंस का उपयोग करेंगे इसके सामने में कि इस आंख को लगेगा कि यह दूर से नहीं आ रहा है, यह कहीं नजदीक से ही हमको प्रकाश मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसमें अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो अवतल लेंस से क्या होता है कि अवतल लेंस का उपयोग करने के बाद हमारे आंख को यह लगता है कि यह प्रकाश जो है नजदीक से आ रही है, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब वह रेटिना पर बना देता है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया को दूर करने के लिए हम लोग किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं, तो मायोपिया को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। आपके क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आता है कि निकट दृष्टि दोष में हम कौन सी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु को हम लोग स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आएगा कि निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है, आपको 2-3 ऑप्शन दे देगा। लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, ठीक है, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है जिससे फोकस दूरी कम होती है, और फोकस दूरी कम होगी तो वह नजदीक में ही अपना प्रतिबिंब लेगा, या लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। जैसे ही लेंस का अगर गोलाई बढ़ जाएगा तो फोकस दूरी तो कम हो ही जाएगा, ठीक है, फोकस दूरी तो कम हो ही जाएगा। अब लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। इस कारण से वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन जाता है, ठीक, रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे ही बन जाता है। रोग का निवारण, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है दूरदृष्टि दोष, ठीक है। दूसरा दोष कौन सा है आंख का, दूरदृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि इसमें नजदीक की वस्तु, अगर कोई वस्तु नजदीक में रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना से दूर बन जाता है, रेटिना से इधर बनता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको दूरदृष्टि दोष। हमको बनना चाहिए था रेटिना पर लेकिन वह बनता है रेटिना से दूर, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। तो हम लोग इसमें ऐसे लेंस का उपयोग करेंगे जिससे हमारे आंख को लगे कि ये जो वस्तु पर जो प्रकाश आ रहा है वो कहीं दूर से आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसमें उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं जिससे इसको लगता है कि प्रकाश यहाँ से आ रहा है लेकिन एक्चुअली में आता रहता है यहाँ से। अगर हम इस लेंस का उपयोग नहीं करेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो बन जाएगा वो पीछे बन जाएगा, लेकिन ये लेंस उपयोग करने के बाद क्या होता है कि उसको लगता है कि वस्तु का प्रकाश दूर से आ रहा है तो उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर प्राप्त हो जाता है। तो इसमें कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस दूरदृष्टि दोष से सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि दूरदृष्टि दोष में हम कहाँ की वस्तु को देख पाते हैं, तो दूरदृष्टि दोष में हम लोग दूर को देख पाते हैं, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु को देख पाते हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु को देख पाते हैं और दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। कारण क्या क्या हो सकता है इसका, कारण लेंस की गोलाई कम हो जाना, यानी लेंस जो है सो अब पतला हो जाता है, ठीक है। लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस जैसे पतला होगा तो उसका फोकस दूरी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और लेंस की क्षमता क्या होता है, घट जाता है, लेंस क्षमता घट जाता है, यानी कि लेंस प्रकाश को ज्यादा अपवर्तित नहीं कर पाता है, वह धीरे से अपवर्तित करता है, इसलिए वह दूर
प्रतिबिंब बनाता है। इस रोग के निवारण के लिए हम लोग इस दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी का उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। और इस रोग में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, निकट वस्तु है तो रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग हम लोग करते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर दोष में है जरा दृष्टि दोष यानी पर्स बायोपिया। हम लोग निकट दृष्टि दोष को बोले मायोपिया, दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया और जरा दृष्टि दोष को पर्स बायोपिया। तो तीनों का आप लोग इंग्लिश भी जरूर याद रखेंगे, कभी कभी इंग्लिश भी एग्जाम में आ जाता है। तो वृद्धावस्था के कारण आंख की समंजन क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण हम न तो दूर की वस्तु को देख पाते हैं न ही नजदीक की वस्तु को देख पाते हैं। पहला दृष्टि दोष में था कि हम लोग निकट की वस्तु को देख पाते थे, दूर की नहीं देख पाते थे। दूसरा में क्या था कि दूर पाते थे, निकट की नहीं देख पाते थे। अब तीसरा में क्या है कि न दूर की देख पाएंगे और न ही निकट की देख पाएंगे। तो इसके उपचार के लिए हम लोग द्विफोक्सी लेंस यानी बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। हम लोग एक में अवतल का उपयोग किया था, एक में उत्तल का उपयोग किया था, इसमें द्विफोक्सी लेंस यानी बाइफोकल लेंस का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो 4 नंबर दृष्टि दोष है, इसमें क्या है कि अबिंदुकता, ठीक है, दृष्टि वैषम्य जिसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। यह दोष नेत्र लेंस के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर वक्रता में अंतर आ जाने के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है किंतु ऊर्ध्व दिशा में नहीं देख पाता है, या फिर नेत्र ऊर्ध्व दिशा में ठीक देख पाता है तो क्षैतिज दिशा में नहीं देख पाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अबिंदुकता या एस्टिग्मेटिज्म। यानी एस्टिग्मेटिज्म में क्या है, कोई पॉइंट अगर ऊर्ध्वाधर है यानी खड़ा है तो अगर उसको देख पाएगा, तो कोई पॉइंट अगर क्षैतिज दिशा में है तो उसको नहीं देख पाएगा, अगर क्षैतिज में देख पाता है तो खड़ा में नहीं देख पाता है। तो इस प्रकार के दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बेलनाकार लेंस का, ठीक है, यानी सिलिंड्रिकल लेंस का उपयोग करते हैं। और 5वां नंबर है वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है, कुछ व्यक्तियों की आंखों में सभी रंगों को देखने की क्षमता नहीं होती है। कुछ व्यक्ति ऐसा होता है जिसके आंख में सभी रंगों की देखने की क्षमता नहीं होती है, इसे वर्णांधता कहते हैं, ठीक है। यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, सभी कलर के लिए वह नहीं देख पाता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। वर्णांधता कई प्रकार और स्तर की होती है। यह रेटिना की शंक्वाकार कोशिकाओं के विभिन्न दोषों पर निर्भर करता है। वर्णांधता अनुवांशिक बीमारी है। आपके एग्जाम में यह भी आता है कि वर्णांधता कैसी बीमारी है, तो अनुवांशिक बीमारी होती है, इसका इलाज नहीं किया जा सकता है, इसका इलाज संभव है। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को हरे एवं लाल रंग की पहचान नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आया। आपको रेलवे का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो आपको अगर वर्णांधता इन कलर ब्लाइंडनेस है तो आप रेलवे के लिए एलिजिबल नहीं है, आपको रेलवे में नहीं लिया जाएगा। तो चलिए अब लास्ट देखते हैं आज का। 6 नंबर पॉइंट में है दृष्टि निर्बंध यानी प्रेसिस्टेंस ऑफ विजन। इसमें क्या होता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर 1/10 सेकंड तक रहता है। आपके एग्जाम में ये भी कभी कभी आता है कि किसी भी वस्तु को हम लोग देख लेते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब जो रेटिना पर कितना देर तक रहता है, तो 1/10 सेकंड तक रहता है। अतः यदि वस्तु को आंख के सामने से हटा दिया जाए तो वस्तु 1/10 सेकंड तक दिखाई देती रहेगी। किसी वस्तु को हमने देखा, ये वस्तु है, ठीक है, हमने अपनी आंखों से इसको देखा, ठीक है, और वस्तु को यहाँ से हम हटा लिए, तो 1/10 सेकंड जो होता है उतना देर तक हमको वस्तु हटाने के बाद भी दिखाई देता रहता है। दृष्टि का यह विशेष गुण दृष्टि निर्बंध कहलाता है, ठीक है। दृष्टि का यह विशेष गुण क्या कहलाता है, दृष्टि निर्बंध कहलाता है। चलचित्र इसी सिद्धांत पर बनाया जाता है। दृष्टि निर्बंध के कारण ये उल्काएं आकाश में लंबी रेखा जैसा मालूम पड़ते हैं। तेजी से चलते हुए बिजली के पंखे भी इसी कारण अस्पष्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे बिजली का पंखा अगर चलता रहता है, ठीक है, बिजली का पंखा अगर चलता रहता है तो वो क्या होता है कि एकदम गोल गोल दिखाई देता रहता है, ठीक है, अलग अलग उसका पंखुड़ी दिखाई नहीं देता है। इसलिए नहीं दिखाई देता है कि क्योंकि 1/10 सेकंड के बाद दूसरी पंखुड़ी आ जाता है वहां पर, इसलिए हमको पंखुड़ी लगातार गोल गोल दिखाई देता रहता है। और हम लोग जो टीवी सीरियल बनता है, टीवी चलचित्र बनता है, उसमें भी क्या होता है कि एक सीन से दूसरा सीन आने में 1/10 सेकंड से कम समय लगता है, इसलिए हम लोग बीच में अंतराल नहीं देख पाते हैं, ठीक है।
चलिए अब हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। और दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, आप लोग को अगर इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं एनटीपीसी से पहले आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री को कंप्लीट कराने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।